हाल फिलहाल में मैंने एक ऐसा शो देखा जिसको देख के मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बट मज़ा वो तो पूरा भर के आया। और आज की इस वीडियो में मैं तुमको वही मज़ा देने वाला हूँ। तो जिस एनिमे की मैं तब से तारीफ किए जा रहा हूँ उसका नाम है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री, LOTM। बेसिकली ये एक डोंगवा है और डोंगवा का मतलब होता है चाइनीज एनिमेशन। और इसके राइटर का नाम है कटल फिश लव्स डाइविंग। जानता हूँ नाम थोड़ा अजीब है, बट ट्रस्ट मी, ये एनिमे या फिर डोंगवा काफी जबरदस्त था। कहानी शुरू होती है क्लेन मोरेटी से, एक हिस्ट्री ग्रेजुएट जो अपने ही रूम में सुसाइड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक आम बंदा जाओ मिंगुरी, एक IIT डेवलपर जो अपने रूम जो हम जैसे वर्ल्ड से बिलोंग करता है, अपने रूम में एक कर रहा होता है लक इन्हांसमेंट रिचुअल। और अगले ही मोमेंट होता है बैंग, वो खुद को बेहोश पाता है और नेक्स्ट मोमेंट वो पाता है खुद को एक अलग वर्ल्ड में, बेसिकली एक नई दुनिया। और शौक की बात तो ये है कि वो खुद को पाता है क्लेन मोरेटी के बॉडी में, बेसिकली ट्रांसमाइग्रेशन यानी कि इसेकाई। अब सोचो एक IIT वाला बंदा जो दिन भर बैठ के करता है बग फिक्स और रात में लेता है कोडिंग की ट्रिक्स, वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है एक ऐसी वर्ल्ड में जहाँ पे है मैजिक, सीक्रेट सोसाइटीज और काफी सारे हिडन ट्रूथ्स। मतलब सिंपली बोले तो कंट्रोल Alt + डिलीट और लाइफ रीस्टार्ट। जाओ या यूं कहूँ क्लेन मोरेटी जब उसको होश आता है वो देखता है कि उसके सर के ऊपर एक काफी गहरा चोट लगा हुआ है जो काफी जल्दी जल्दी हील होते जा रहा है। इसके अलावा वो देखता है कि टेबल पे एक डिस्चाउन रखा हुआ है और उसके अलावा रखा हुआ है एक अजीब सा नोटबुक जिसके अंदर लिखा हुआ है एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। और बस फिर क्या, यहीं से शुरू होता है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री का फुल ऑन अनईजी मिस्ट्री वाइब जो तुम्हें चैप्टर 1 से हुक कर लेता है और तुम्हारा दिल तुरंत बोल देता है भाई चल क्या रहा है और अब आगे क्या होगा। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं हमें पता लगता है कि इस कहानी का बैकबोन है बियॉन्डर्स। बियॉन्डर्स वो लोग होते हैं जिनके पास होती है स्पेशल पावर्स। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर किया जाए तो सॉर्सरर फ्रॉम जुत्सु काइसन या फिर विज़ार्ड्स फ्रॉम हैरी पॉटर। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि LOTM के पावर स्किल्स कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट या फिर यूं कहूँ कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जरा सिस्टम पे भी ध्यान मार लेते हैं तो LOTM के अंदर बियॉन्डर का जो सिस्टम है इसके अंदर होने वाले हैं टोटल 22 पाथवेज। पाथवे का अगर एग्जाम्पल देके समझाया जाए तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने बीटेक किया तो उसके बाद तुम इंजीनियरिंग ही करोगे, MBBS तो नहीं ना कर लोगे। समझ में आया ना। हर पाथवेज के अंदर होते हैं 10 सीक्वेंस और हर सीक्वेंस बेसिकली एक टाइप का लेवल होता है। जैसे जैसे तुम्हारे लेवल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारी पावर्स भी बढ़ती है, राइट। बट LOTM में थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे सीक्वेंस का नंबर जितना कम होगा तुम्हारी कैपेबिलिटी और पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। ये शुरू होता है 9 से, एक बिगिनर का सीक्वेंस नंबर स्टार्ट में 9 होता है और ये एंड होता है जाके 0 पर। इस वर्ल्ड में जिसका भी सीक्वेंस नंबर 0 होता है उसको लिटरली गॉड लेवल मान लिया जाता है। अब सवाल आता है कि बियॉन्डर्स बनते कैसे। सिंपल है, कोई पाथवे चुनो, उसका पोशन पियो और बन जाओ बियॉन्डर। इतना भी आसान नहीं है, बियॉन्डर बन रहे हो छपड़ी थोड़ी कि स्टिंग पियो और बन गए। ये एक मिस्टीरियस पोशन होते हैं जो तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ जाके कुछ केमिकल लोचा करते हैं। जिसका बॉडी और विल इतना स्ट्रांग होता है कि उस पोशन को डाइजेस्ट कर जाए वो तो बन जाता है बियॉन्डर, बट जिसका नहीं होता है उसका गेम एक बार में ही ओवर। अब पावर सोचने के बाद चलते हैं स्टोरी की तरफ। क्लेन मोरेटी जो टेक्निकली एक बियॉन्डर बन चुका है, इन सब की शुरुआत होती है एक सीक्रेट ग्रुप से, नाइट हॉक्स। नाइट हॉक्स एक शैडो पुलिस की तरह है जो सिटी में छुपे हुए रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट टाइप के जो मिस्ट्रीज होते हैं और बियॉन्डर्स को मॉनिटर करना और इनके अलावा जो हिडन क्राइम्स उनको सॉल्व करती है। ये लोग कभी भी आम लोगों के पल्ले तो नहीं पड़ने वाले हैं, बट जो रियल ट्रुथ है और रियल मिस्ट्रीज है उनको सॉल्व यही लोग करते हैं। क्राइम भी जुड़ता है इन्हीं लोगों से और वो उसका पहला स्टेप होता है चुनना पाथवे और वो चुनता है सियर पाथवे को। ये एक ऐसा पाथवे जिसके अंदर तुम्हें पावर्स मिलती है फ्यूचर देखने की, कोई भी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा लेके उसका डायरेक्शन या फिर उसका जहाँ से ओरिजिन हुआ है वो सब पता करने की। और इसके अलावा तुम फ्यूचर देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो आगे होने क्या वाला है। ये पावर से तुम कभी भी फाइट में डायरेक्ट फाइट तो नहीं ले सकते हो, बट ये काफ़ी यूजफुल पावर है क्योंकि तुम इससे पहले ही प्लान कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है और समझ सकते हो। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण ये पावर कुछ ज़्यादा ही डेंजरस हो सकती है और काफ़ी यूजफुल भी है क्योंकि तुम्हें हमेशा बाकी लोगों से ज़्यादा पता है कि आगे क्या होने वाला है। चलो बात करते उस दुनिया की जहाँ पे ये सब हो रहा है।
तो एलोटियम का वर्ल्ड कुछ ज़्यादा ही लेयर्ड है, बट ये सब कुछ सेट होता है एक फिफ्थ इपॉक में। इपॉक को अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो तुम इसे कंपेयर कर सकते हो हमारे वर्ल्ड के युगों से। जैसे हमारे यहाँ सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग होता है, वैसे ही इनके वर्ल्ड में इपॉक होता है। क्योंकि अभी हमारी कहानी में चल रहा है फिफ्थ इपॉक, तो इससे पहले फोर्थ इपॉक, थर्ड इपॉक, सेकंड इपॉक और फर्स्ट इपॉक भी रह चुके हैं। हर इपॉक लेके आता है एक एरा का रेवोल्यूशन, जिस रेवोल्यूशन के साथ नए नए पावर्स इवॉल्व होते रहते हैं, सिविलाइजेशन बदलती रहती है और हर इपॉक की एक अलग कहानी भी हो सकती है। लेकिन हमारी मेन कहानी टेक प्लेस करती है फिफ्थ इपॉक में, जिसका एस्थेटिक फुल ऑन 90s की वाइब देता है, 90s विक्टोरियन लंदन की। इसमें तुम्हें देखने को मिलने वाला है फॉगी स्ट्रीट्स, गैस लैंप्स और लोग भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सूट बूट में फुल 90s गेटअप में दिखने वाले हैं। प्लस इस यहाँ पे जो भी घर वगैरह बिल्डिंग दिखाई गई उनका आर्किटेक्ट भी देखने में फुल ऑन 90s की वाइब देता है। उनमें लगे हुए वुडन डोर्स और इसके अलावा यहाँ पे यूज़ होता है ट्रेन्स, वो भी स्टीम ट्रेन्स, स्टीम इंजन वाले, जिनको देख के एक काफ़ी ज़्यादा क्लासी बट मिस्टीरियस वाइब जो तो ज़रूर आएगी। और यहाँ जो चीज़ और भी ज़्यादा खतरनाक डिटेल ऐड करती है वो है इसका CGI। वेल, एनीमे में CGI तो उनका लगता है कि इन्होंने फिर से हक दिया होगा, बट एलोटियम में ऐसा नहीं है। इसका CGI का ब्लेंड इतना स्मूथ है कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब 2D एनिमेशन की जो CGI आया और निकल गया। इसमें CGI का यूज़ किया गया तुम्हें दिखाने के लिए या फिर यू को एक्सप्लोर कराने के लिए इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को। जैसे घरों का आर्किटेक्ट हो गया, ट्रेन की मूवमेंट हो गई, डोर का ट्रैकिंग इफेक्ट हो गया, ये सब CGI है। और ट्रस्ट मी, ये CGI का ब्लेंड 2D के साथ काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच और रियल इमर्सिव वाइब तो देता है। वेल, अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगता है कि इसका CGI ही वो वजह है जिसके कारण एलोटियम एनिमेशन के मामले में बाकी एनिमे से स्टैंड आउट करता है या कॉम्पिटिट कर रहा है। ये बिल्कुल ही देखने में रियल लगता है और काफ़ी बेहतरीन यूज़ किया गया यहाँ पे CGI और 2D एनिमेशन का। अब यहाँ से एंट्री होती है सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ की, ग्रे फॉग। वेल, जब क्लाइंग इस वर्ल्ड में आता है ट्रांसमैग्रेट होके, वो अगले दिन ट्राई करता है कि अपने वर्ल्ड में वापस जा चले जाए, जिसके लिए वो वापस से वही रिचुअल को परफॉर्म करता है। फर्स्ट ट्राई में तो कुछ खास होता नहीं है, बट सेकंड ट्राई में वो खुद को पाता है एक अलग ही दुनिया में, जहाँ पे चारों ओर डार्क कलर के फॉक्स फैले हुए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बेसिकली ये एक अलग डायमेंशन है। आगे जाके कुछ टाइम में क्लाइंट को 2 चमकते हुए लाइट्स दिखते हैं, एक रेड एक ब्लू। फिर जब क्लाइंट उन लाइट्स को टच करता है तो वो गलती से 2 लोगों को समन कर लेता है। उनमें से एक लड़की होती है और एक लड़का। जब वो दोनों समन होते हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे को तो नहीं देख पाते, बट दोनों ये देख पाते हैं कि उनके टॉप पे एक बंदा है जो कि है क्लाइंट। उनको क्लाइंट का नाम तो नहीं पता, बट ये दिख रहा है कि कोई तो बॉस है जो ऊपर खड़ा है, कोई तो है। फिर उनमें से एक बंदी पूछती है क्लाइंट से, सर आर यू द ओनर ऑफ दिस डिवाइन रेल्म? ये लाइन सुन के क्लाइंट को भाई क्या बताऊं, क्लाइंट पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा ये डिवाइन रेल्म है और हम यहाँ के ओनर है। उसको वो खुद कंफ्यूज है, बट बंदा एक्टिंग इतने रियल करता है कि भाई साहब तुमको फेल एक्टिंग इतना रियल, कुछ पूछो मत, फुल ऑन एक्टिंग को मास्टर कर लिया बंदे ने। फिर बंदा सोचता है कि अच्छा ये डिवाइन रेल्म है, तो फिर यहाँ पे थ्रोन क्यों नहीं है, पिलर्स पे क्यों नहीं, दरबार क्यों नहीं है, सिटिंग एरिया क्यों नहीं है? और फिर क्या, नेक्स्ट मोमेंट में बूम, पिलर्स खड़े हो गए, टेबल लग गया, सीट लग गया, थ्रोन खड़ा हो गया। मतलब लिटरली लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री फॉर अ रीजन। बाद में सब डिसाइड करते कि वो कोड नेम्स का यूज करेंगे ताकि उनकी जो रियल आइडेंटिटी है वो छुपी रहे। तो क्लाइंट अपना नाम बताता है द फूल, वो लड़की अपना नाम बताती है द जस्टिस, और वो अजीब बंदा अपना नाम बताता है द हैंगमैन। वेल, इन सब के अलावा इस ग्रुप का नाम रखा जाता है द टैरोट ग्रुप। टैरोट ग्रुप इसीलिए क्योंकि ये जो ग्रुप है इसमें जो लोगों ने अपने नाम को रखा है वो सारे नाम लिए गए टैरोट कार्ड से। टैरोट कार्ड वही कार्ड्स होते हैं जिससे लोग फ्यूचर दिखाते हैं। इसके बाद क्लाइंट्स डिसाइड करता है कि यहाँ पे वो अजीब से ग्रे फॉर्म में वीकली मीटिंग्स को हेल्ड करेगा, जिससे क्लाइंट को नए नए इन्फॉर्मेशन मिलेंगे ताकि वो वापस जा सके और बियॉन्डर्स को भी और समझ सके। तो फिर ये बिल्कुल वही पॉइंट होता है जहाँ पे क्लाइंट की जर्नी को एक नया ट्रैक मिलता है और एक नई स्टार्ट हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं चर्चेस की और गॉड्स की। वेल, इसमें हमें दिखाए गए टोटल 5 बड़े चर्चेस जो फॉलो करते हैं अलग अलग गॉड्स को, यूकॉम जो डेडिकेटेड है अलग अलग गॉड्स को। जैसे कि जो नाइट हॉक्स है वो फॉलो करता है एवर नाइट गॉडेस को। इसके अंदर जो भी बियॉन्डर्स आते हैं वो बेसिकली सब होते हैं फ्रॉम द स्लीपलेस पाथवे।
जितने भी बियॉन्डर स्लीपलेस पाथवे से है उन्हें ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती और रात में उनकी सप्ताह कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। बेसिकली तुम उन्हें रात का बादशाह कह सकते हो। और ऑनेस्टली अगर मैं हर एक पाथवे को एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये वीडियो कल तक भी खत्म ना हो, इससे पूरी नेटफ्लिक्स की सीरीज बन जाए। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ऑल पाथवे एक्सप्लेन करके एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख दो पाथवे। अभी के लिए लॉयड किंगडम में हमें दिखाए गए 5 बड़े चर्चेस जो डेडिकेटेड है अलग अलग 5 गॉड्स पे। वेल ये गॉड्स है अर्थ मदर, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म, लॉर्ड ऑफ स्टीम एंड मैकेंड्री, लॉर्ड ऑफ नॉलेज एंड विजडम एंड ऑफ कोर्स एवरनाइट गॉडेस। वेल हर चर्च का एक अपना डेडिकेटेड गॉड है, एक अलग पावर सिस्टम है, एक अलग पाथवे है। और यही चीज एलो टीम को बाकी सारे फैंटेसी स्टोरी से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ गॉड से बैकग्राउंड में बैठे हुए नहीं है, वो अपने पाथवे से जिनके फॉलोअर्स है वो लिटरली कहानी को शेप दे रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब मैं अगर तुम्हें अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे ये एनिमे की पेसिंग थोड़ी फास्ट लगी। वेल थोड़ी क्या, काफ़ी फास्ट लगी। एनिमेटर्स को ज़रूरत है कि वो इस एनिमे की पेसिंग को थोड़ा स्लो डाउन करे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कुछ मिनट्स में ही दे दिया गया है। व्यूअर्स के मुंह पे फेंक के मारा उन्होंने इन्फॉर्मेशन को। अगर इसकी पेसिंग को थोड़ा स्लो डाउन नहीं किया गया तो इसका पेसिंग इसकी पॉपुलैरिटी के बीच में एक रुकावट बन सकता है। इन सब के अलावा क्योंकि एक डोंगवा है तो मेरे को लगता है कि इसमें सबटाइटल्स की स्पीड कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि चाइनीज़ में वो लोग या फिर जो भी उनकी भाषा है मैंडली, उसमें वो लोग जो भी बोलते हैं चीन चाम छोटा सा बात बोलेंगे, बट उसके लिए इतना लंबा सबटाइटल्स आ जाएगा और इसको पढ़ने में मुझे पीछे क्या लिखा एक सेकंड। लेकिन इन सब के अलावा इसका एनिमेशन था कमाल, इसके सीजीआई है बेमिसाल और इसका म्यूजिक है धमाल। वेल ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा शो है जिसको देखेंगे तुम्हें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। एकदम से मजे में देख तो नहीं पाओगे बट मज़ा ज़रूर आएगा और तुम्हें कुछ ऐसा फील आएगा, अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ क्योंकि वहाँ पे वैसा हुआ था, समझे। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने पूरी कहानी इस वीडियो में ही बता दी तो ट्रस्ट मी योर डैम रॉन्ग, क्योंकि मैंने एपिसोड 1 का आधा पार्ट भी नहीं बताया और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हें इस कहानी का सब कुछ समझ में आने ही नहीं वाला है। बट एक और बात श्योर है कि मज़ा तो भर के आएगा। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक हो तो तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।